जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट किफ़ायत हुसैन। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और हमारे साथ मौजूद है मिस सुमेरा भट्टी जो डायरेक्टर है द न्यू लाइफ की एडिक्शन स्पेशलिस्ट है। आइए इनसे बात करते हैं कि OCD की बीमारी में हम इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में इनसे तफसील से बात होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, सबसे पहले तो बताइए कि OCD बीमारी है क्या, और ये अगर हम सादा लफ्ज़ों में हम नाजरीन को बताएं कि ये किन लोगों को ये बीमारी हो सकती है। OCD को अगर आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो इसको हम कहते हैं वहम की बीमारी। और OCD जो है इसके नाम में ही जो है इसका मतलब छुपा है, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे ऑब्सेशंस हैं एंड कंपल्जन्स हैं, जो कि बहुत इसका हॉल मार्क है। अब ऑब्सेशन जो हैं उसका क्या मतलब है? ऑब्सेशंस जो होती हैं ये वो सोचें होती हैं या अर्जिज़ होती हैं या इमेजेस होते हैं जो आपके माइंड में चल रहे होते हैं, और ये बार बार जो है वो जहन पे आ रहे होते हैं, रेपिटिटिव होते हैं, इंट्रूसिव होते हैं, और आप चाह के भी जो है वो इससे निकल नहीं पाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इससे इस पे कंट्रोल नहीं होता है हमारा। बाकी अब देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा आपने कि हमें ओवर थिंकिंग होती है, हमें बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं, लेकिन जो OCD की से रिलेटेड जो थॉट्स होते हैं वो उन जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जो बार बार, जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, उससे ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। कैसे मुख्तलिफ होती है? इसमें ये होता है कि एक सोच बार बार आ रही होती है, रेपिटिटिवली आ रही होती है, और जो पर्सन होता है जो इस चीज़ का शिकार होता है वो चाह के भी उससे नहीं निकल पाता, उसको कंट्रोल ज़ीरो होता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कंपल्जन्स होते हैं, जो बीमारी का दूसरा हिस्सा है। कंपल्जन्स क्या होते हैं? जब आपको सोच आती है, आपके माइंड में बार बार आ रही होती है, तो आप उस सोच से पीछा छुड़ाने के लिए या उस सोच से रिलेटेड जो एंग्जाइटी की फीलिंग होती है, टेंशन की फीलिंग होती है, जैसे मैं आपको सिंपली समझाने के लिए अगर कहूँ तो जैसे फियर ऑफ कंटामिनेशन होता है कि आपको ऐसा लगता है, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो जो है वो हाथ बहुत ज़्यादा धो रहे होते हैं। अब वो जो हाथ बहुत ज़्यादा धो रहे होते हैं उसके पीछे उनका एक फियर होता है, एक सोच होती है कि हमारे हाथ गंदे हो गए हैं, हमें जरासीम लग गए हैं। अब उसकी वजह से उनके अंदर एंग्जाइटी हो जाती है, टेंशन हो जाती है। उस टेंशन को फिर कम करने के लिए वो बार बार हाथ धोते हैं, और वो हाथ जो बार बार धो रहे हैं उसको हम कंपल्जन्स कहते हैं। ठीक है। अब वो जो कंपल्जन्स होते हैं इसके ख़ास किस्म का पैटर्न होता है, जिसे बाकी आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि एक पर्सन है वो सफाई का बहुत ख्याल रखता है, तो ये समझा जाता है, और बड़े खुद भी कह रहे होते हैं कि हमें OCD है। हमें हालांकि ऐसी बात नहीं है। OCD एक बहुत ही सीवियर कंडीशन है, और OCD में ये होता है कि आप तकरीबन 24 आवर्स में से 1 घंटा जो है वो आप अपने रिचुअल्स पे लगा देते हो, कंपल्जन्स पे लगा देते हो। जैसे कि कोई इंसान हाथ धो रहा है तो वो उसको 24 घंटे में 1 घंटा लगता है, इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये होता है OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD बीमारी जो है इसका जो इलाज है वो क्या आया मुमकिन है, और ये कैसे हमारे नाजरीन को पता चले कि अगर किसी के घर में ऐसा कोई बीमारी का ऐसे कोई बीमार है तो उनको कैसे पता चलेगा कि इनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या वहम की बीमारी है, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपसे कहा, 2 सिम्टम्स होते हैं इसमें मोस्टली जो आपको नज़र आ रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी सोचें आ रही हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, गिल्ट में होता है सोचों को लेके। और आपको पता है जो OCD के मरीज़ होते हैं ना, वो अपनी बीमारी के बारे में उनको कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता होता। जैसे जैसे बीमारी सीरियस होती है तो वो ख़ुद भी नहीं जानते, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उनको ये बीमारी हो चुकी है, लेकिन बड़ा वाजिया किस्म का जो है वो चेंज उनके बिहेवियर में आता है कि उनको सोचें आती हैं, उस सोचों की वजह से फिर वो जो है वो काम करते हैं, उनका बिहेवियर होता है, वो सिर्फ एक्ट आउट करते हैं। जैसे हाथ गंदे हो गए हैं तो हाथ धोएंगे, बार बार धोएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने कोई चीज़ लॉक लगा दिया तो वो बार बार चेक करते हैं कि पता नहीं सही से लॉक लगा है कि नहीं लगा है, हमने गैस का जो चूल्हा है वो बंद किया है कि नहीं किया, क्योंकि उनको खौफ होता है कहीं आग ना लग जाए, कहीं मेरी वजह से कोई नुकसान ना हो जाए। तो उस फीलिंग से निकलने के लिए वो बार बार जो है वो उस चीज़ को चेक करते हैं, या अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बोल रहे होते हैं कि आप ज़रा चेक करें। और कभी कभी बीमारी इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाती है कि फिर वो अवॉइड करना शुरू करते हैं कि मैं तो लॉक भी नहीं लगाऊंगा, या मैं जो है वो गैस का चूल्हा नहीं जलाऊंगा, इसलिए कि फिर मुझे टेंशन होती है।
मुझे थॉट्स आते हैं, तो फैमिली को बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होता है। इसके साथ साथ उनके अंदर बड़ी शदीद किस्म की गिल्ट की फीलिंग्स होती हैं, बड़ी शदीद किस्म की जो है वो शायद डिस्ट्रेस होता है, वो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं। और यह आम तौर पे समझा जाता है, देखें फैमिली का, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि फैमिली और इर्द गिर्द के लोगों को लगता है कि वो जो पर्सन है ना OCD, वो इतना सीरियस इशू नहीं है, वो अगर चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसमें ब्रेन की केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता, वो कंट्रोल करना चाहते हैं वो बट नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके बस में नहीं होता। ये आम चीज़ नहीं है, ये एक बीमारी है जो बहुत सीवियर किस्म की बीमारी है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स नज़र आएँ तो फ़ौरन जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, ट्रीटमेंट का सोचना चाहिए। OCD बीमारी जो है ना, ये किस एज में लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है, और ये क्या या नौजवानों में ज़्यादा है या एज के इस एज इसमें जो है ना एक मतलब मायने रखती है? जी, एज इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए इसका स्टार्ट तो बचपन में, जैसे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, चाइल्डहुड में ही इसका आगाज़ होता है। कोई, मैं इसलिए इस तरह कहती हूँ कि कोई ना कोई ट्रॉमा रहा होता है, कोई स्ट्रेस रहा होता है, कोई अब्यूज़ रहा होता है, उसकी वजह से OCD हो सकता है। अडल्ट की अगर हम बात करें तो 18 से जो है वो ऑनवर्ड जो है इसमें एज है कि ये जो है एडल्ट को OCD होता है, बच्चों में भी होता है। अभी इसकी जो अगर प्रेवलेंस को आप देखें ना तो तकरीबन हर 1 करोड़ में से, अगर सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँ तो ओवरऑल 2.3 इसका रेशो है। और अगर आप इसको समझना चाहें तो 1 करोड़ में तकरीबन 2 लाख लोग जो हैं वो OCD का शिकार होते हैं। अब ये मत समझे कि ये अनकॉमन हो चुका है, ये कॉमन डिसऑर्डर है। तो अगर हम मेल और फीमेल का कंपैरिजन करें तो फीमेल जो होती है वो ज़्यादा इससे मुतासिर होती हैं। अगर किसी का बच्चा या प्यारा या किसी के घर में कोई OCD का मरीज़ है तो वो कैसे उनको इलाज के लिए राज़ी करे, या उनका इलाज कैसे मुमकिन है? क्या वो घर पे रह कर इनका इलाज हो सकता है, या उनको साइकेट्रिस्ट के पास ही या माहिर नफ्सियात के पास जाना ही पड़ेगा? OCD जो है, अगर आपको लग रहा है कि इसके सिम्टम्स मौजूद है, जैसे इसी अगर आप वीडियो को देखते हैं, अगर आपको समझ में आती है बात कि ये कोई प्रॉब्लम है या OCD है, तो इसका बिल्कुल आउटडोर बेसिस पर ट्रीटमेंट हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि बीमारी की शिद्दत कितनी है। अगर तो OCD बहुत सीवियर किस्म का हो चुका है तो फिर आपको एडमिशन की भी समटाइम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कि जो है वो OCD घर पे ही ट्रीट हो जाता है, मेडिकेशन से, साइकोलॉजिकल हेल्प से, साइकेट्रिक हेल्प से। अगर शुरू में फैमिली को कोई ऐसी सिम्टम्स नज़र आए कि एक मरीज़ है और वो बार बार हाथ धो रहा है, या उसके कुछ सिम्टम्स जैसे कि उनको वो आइडेंटिफाई कर ले और शुरू में इनका ट्रीटमेंट किया जाए, तो ये 100% ख़त्म हो सकता है? इसका जो रिमीजन है ना, टोटल रिमीजन तकरीबन 46 से लेके 76% इसके लगभग है। पेशेंट अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले तो ये ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म हो गया, बहुत टाइम से आपको OCD है, अनट्रीटेड है, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट हो सकती है। इसलिए इसको आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे आपको सिम्टम्स लगे, आपको लगे कि इन अलामात की वजह से आपकी डेली रूटीन ख़राब हो गई है, डिसफंक्शनिंग हो गई है, आप प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, आपकी जो डेली रूटीन है, लाइफ है, वो डिस्टर्ब होकर रह गई है, तो इसका मतलब है कि आपको फौरी हेल्प लेनी चाहिए। अगर OCD न्यू है, मतलब इतने ज़्यादा सिम्टम्स अभी स्वेयर नहीं हैं, तो उसकी रिकवरी डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। आप जस्ट थेरेपी से ही जो है वो उसका आपको ट्रीटमेंट हो जाता है। अब जो ट्रीटमेंट है वो दो तरह से किया जाता है। एक उनकी CBT है, स्पेसिफिकली जो डिज़ाइन की जाती है OCD के लिए, और एक मेडिकेशन है। अब कुछ केसेस में जिसमें ये है कि प्रॉब्लम इतना सीवियर नहीं है, आपको अर्ली जो है वो साइंस नज़र आ गया, आपको समझ में आ गया, तो आप सिर्फ थेरेपी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि अगर बहुत लंबे अरसे से आप इस बीमारी का शिकार हैं, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, सिवियरिटी बहुत बढ़ गई, तो फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। अब मेडिसिन क्यों लेनी पड़ती है? ताकि आप थेरेपी को अंडरस्टैंड कर सकें। अब थेरेपी की भी अगर हम बात करें तो उसमें जो स्पेसिफिक थेरेपी है वो ERP है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसके मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, हफ्ते में 1 या 2 सेशंस होते हैं, और इन सेशन के बाद जो है वो, और एक चीज़ है कि प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि बीमारी है, ये क्रॉनिक बीमारी है, तो इसका ट्रीटमेंट भी प्रोलॉन्ग्ड होता है, तो इन सेशन से आप बिल्कुल इससे निकल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है मेडिकेशन की मैंने बात की, तो मेडिकेशन में कुछ SSRIs होते हैं, जैसे ये तो साइकियाट्रिस्ट बेहतर इसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, SSRIs होते हैं जो इन पेशेंट्स को दिए जाते हैं, उससे इनका जो सेरोटोनिन होता है वो बढ़ जाता है।
क्योंकि ये बीमारी जो होती है ये ब्रेन, अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ब्रेन का है, ब्रेन डैमेज का है। ये ब्रेन में कुछ एक सर्किट होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है। अब और दूसरी जो बड़ी वजह होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की होती है, जिसमें आप ये बात करें सेरोटोनिन जो है वो, एपिनेफ्रिन और एक ग्लूटामेट, ये 3 ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनकी फंक्शनिंग ख़राब होती है। इस वजह से इनको मेडिकेशन से बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। ओसीडी के जो पेशेंट है न्यू लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर में मेल और फीमेल, चूँकि 2 रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है आपके, तो क्या आया कितने % फीमेल्स आपके पास रिपोर्ट होते हैं और कितने % फीमेल्स आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं? हमारे पास ओवरऑल और मेंटल डिसऑर्डर की तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, लेकिन ओसीडी की जगह हम बात करें तो बहुत कम पेशेंट आते हैं, क्योंकि जब हमारे पास आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुका होता है। ये इस वजह से कि फैमिली को लग रहा होता है कि ये यार खुद कोशिश करें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एक नामुमकिन सी बात होती है। पेशेंट को खुद पता होता है कि ये उसके साथ हो रहा है, लेकिन उसमें वो इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं कर रहा। जब आपकी ब्रेन इन्वॉल्व है, आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो आप खुद बताएं कि कैसे कंट्रोल हो सकता है उनका इस चीज़ पे। तो जब हमारे पास पहुंचते तो उनको एडमिशन की ज़रूरत होती है, और मेरे ख्याल से 1 to 2% ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास ओसीडी के पेशेंट्स आते हैं, तो वो आके यही कह रहे होते हैं कि बस हमें जो है ना मतलब कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, हमारे घर वाले हमसे तंग आ चुके हैं, हम खुद इस चीज़ से तंग आ चुके हैं, वो लोगों को अवॉइड करते हैं, सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। तो बड़ा ही एक पेनफुल जो है वो सिचुएशन होती है। तो अभी हमारे पास है फीमेल जो है उसमें एक हमारे पास मौजूद है, उनके बहुत सीवियर किस्म के जो है वो ओसीडी है, और माशाल्लाह उनका इंडोर ट्रीटमेंट स्टार्ट है, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ जैसे मेडिकेशन और थेरेपी से उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कितने फ़ीसद लोगों का जो इलाज है ओसीडी का मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाते हैं और वो दोबारा मतलब इस बीमारी में मुब्तला नहीं होते, या इनको बीमारी के बाद भी मतलब आपको फॉलोअप्स के लिए कितने टाइम तक अपने माहिर नफ्सियात से या साइकेट्रिस्ट से आपने मतलब रुजू करना होता है, जैसे कि बाकी हमारे पेशेंट फॉलोअप पे आते हैं? तो ओसीडी के बारे में बताइएगा कि ये कितने अरसे तक इनकी जो सेशंस है वो रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बाद ये 100% ये रिकवर हो जाते हैं? जी मिनिमम 12 से ऑनवर्ड सेशन जा सकते हैं, लंबे जा सकते हैं, और रिकवर भी होते हैं। 6 मंथ का टाइम भी रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हम इनको आउटडोर बेसिस पे ट्रीट करते हैं, और जैसे मैंने कहा 80% जो पेशेंट है वो आउटडोर बेसिस पे ही ट्रीट हो जाते हैं। हमारे साइकाइट्रिस्ट होते हैं, वो उनको डायग्नोसिस देते हैं, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ जो है वो हम इनकी ERP करते हैं, और उसके साथ जो है फैमिली को भी हम साइको एजुकेट करते हैं कि आपने इनके जो सिम्टम्स हैं उसको लेके किस तरह इनको ट्रीट करना है, और उनको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है कि आपने ये बिल्कुल इनको ये नहीं कहना कि आप ये काम करो, आप ये कर सकते हो, आप अपने दिमाग से जो ये सोच है इसको निकालते क्यों नहीं, इस ख्याल को निकाल दें, क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कम्बिनेशन होता है और इसका बहुत अच्छे आउटकम्स होते हैं। तो ये है कि आगे फिर जब भी कभी हमें लगे कि रिमीन हो गया, मतलब दोबारा से जो है वो सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, तो उनको फॉलोअप्स किए जाते हैं, फॉलोअप्स का प्लान बनाया जाता है। वो जब भी चाहे पेशेंट जो है वो अपने साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकता है। अब जो ओसीडी है ये क्रॉनिक डिजीज़ है, प्रोलॉन्ग डिजीज़ है, सीवियर डिजीज़ है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। 100% काबिल इलाज है? 40 to 70% इसका ट्रीटमेंट रेशियो है। अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट हो तो इसमें जो है वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और बाकी ये होता है कि वक्तन फ़वक्तन मेडिसिन लेने से या बीच में कभी कभी रिलैप्स हो जाता है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो ओसीडी उसका ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। ट्रीटमेंट उसी सूरत में काम नहीं करता जब आप इस बीमारी को डिले करते हैं, इसको टाइम देते हैं। अगर आप टाइम पे इसका ट्रीटमेंट करवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट कराएं, तो इसका 100% डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट रिकवरी इसकी पॉसिबल है। ओसीडी की कितनी अक़साम होती है, और इसमें अगर हमारे नाजरीन को एक जो है ना आसानी के तौर पे बताया जाए कि इसमें इनकी जो बीमारी के अक़साम है क्या क्या होते हैं? क्लिनिकल पिक्चर जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे अभी पहले मैंने जिक्र किया कि फ़ियर ऑफ कंटामिनेशन होता है, क्लीनलीनेस का आपको फ़ियर होता है, आपको हर तरफ आपको लगता है कि जैसे गंदगी है, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, या मैं जो है मेरे हाथों पे गंदगी लगी हुई है। लोग वॉशरूम जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारे हाथों पे यूरिन लगा हुआ है, या किसी और तरह के जर्म्स लग गए हैं, किसी से टच होंगे तो उनको लगेगा कि हम गंदे हो गए हैं। अब ये इस तरह की वो फ़ियर उनकी सोचें होती हैं, या तो उनको इमेज होता है, वो उनको लग रहा होता है कि कुछ जर्म्स चल रहे हैं, या उनको सोच आ रही होती है हम गंदे हो गए हैं। अब इसमें क्या होता है कि उसके लिए कंपल्जन्स क्या है कि वो अब
हाथ उनको लगा गंदे हो गए तो फिर वो धोना शुरू कर देते हैं, और जब धोते हैं तो वो ख़ास पैटर्न से धोते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो वो उनका दिन का ज़्यादातर टाइम इसी में गुजर जाता है। अब दूसरी टाइप का जो कंपल्जन होता है वो होता है कि आपको इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, जो सोचें आपके दिमाग में आती हैं वो या तो किसी को हार्म पहुंचाने के हवाले से होती हैं, या आपको सेक्सुअल जो है कंटेंट होता है कि किसी ऐसे मुअज़्ज़ज़ रिश्ते के बारे में सोच आ रही होती है कि खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई सेक्सुअल फीलिंग्स हो, और पेशेंट को लगता है कि मैं बहुत ही गुनाहगार हूँ, ये मैं किस तरह की चीज़ सोच रहा हूँ, और वो इस चीज़ से परेशान होकर जो है वो फिर कुछ ना कुछ करता है, वो सिचुएशन को अवॉइड करता है कि भाई ये रिश्ते जो है ना ये लोग मुझसे दूर ही रहें, क्योंकि अगर होंगे तो मुझे इस तरह की सोचें आएंगी, इस तरह की चीज़ होगी। एक होती है कि आपको जो है वो अग्रेशन होता है, सोच आ रही होती है कि खुदा ना खास्ता किसी को नुकसान पहुँचा दूँगा, किसी को मारूँगा, किसी को जो है वो मुझसे कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए, और इस तरह वो फिर उस फीलिंग को लेके जो है वो बड़ा उनमें गिल्ट होता है। तो ये एक तरह की ये सोच होती है। तीसरी जो किस्म होती है वो है ऑर्डिनेस या सिमेट्री, कि आप हर वक्त आपने देखा होगा कि लोग जो है वो चीज़ों को सीधा ही करते रहते हैं, उनको लगता है कि यार ये चीज़ जो है इसमें सिमेट्री नहीं है, वो ज़्यादातर टाइम उसको अरेंज करने में लगा देते हैं, उसको ऑर्डर में रखने के लिए लगा देते हैं ज़्यादातर टाइम उनका। उसके लिए क्या करेंगे, उनको ये सोच आ रही होती है, अर्ज आ रही होती है कि करूँ करूँ करूँ, जब तक वो उसको करते नहीं है उनको एंग्जाइटी रहती है, उनको टेंशन रहती है। फिर उसके लिए वो आपने देखा होगा कि वो चीज़ों को सेट कर रहे होते हैं कि किस तरह जो है ना ये मुझे सुकून मिल जाए, मैं इस चीज़ से निकल सकूँ। चौथी किस्म का जो क्लिनिकल पिक्चर है ओसीडी, उसमें ये होता है कि आप चेकिंग बहुत करते हैं, आपको डाउट्स होते हैं कि मैंने जो है वो एक काम किया है, मैंने लॉक जो है वो किया डोर, पता नहीं वो लॉक होगा कि नहीं होगा, खुदा ना खास्ता कोई चोरी ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो उसके लिए फिर बार बार जो है वो लॉक चेक करते हैं, वो चेक करते रहते हैं। और फिर सम टाइम ऐसा होता है कि अवॉइड करते हैं कि अब हम ये नहीं करेंगे कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये इसकी कुछ टाइप्स हैं ओसीडी की। इसके अलावा सोमेटिक टाइप भी होती है कि आपको लग रहा होता है कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गया है, मुझे कहीं कैंसर, खुदा ना खास्ता कैंसर ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाते रहते हैं, रीअश्योरेंस चाह रहे होते हैं कि जो है वो मुझे कुछ हुआ तो नहीं है। तो ये सब जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही सीवियर किस्म के जो है वो फीलिंग से गुजरा होता है उस वक्त पेशेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके साथ साथ डिप्रेशन भी हो जाता है। कोमॉर्बिडिटी की हम बात करें तो ओसीडी के साथ साथ डिप्रेशन भी होता है। देखा गया है कि इन पेशेंट में होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स आ जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं जीना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ। और इस गिल्ट बड़ा शदीद किस्म का होता है, वो अपने आप को कसूरवार समझ रहे होते हैं, वो सिचुएशन को अवॉइड कर रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ये इसकी कुछ टाइप्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। बस एक और इम्पॉर्टेंट जो टाइप है वो है रिलीजियस से रिलेटेड होती है, जिसमें ऐसे पेशेंट के माइंड में ख्यालात आ रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता वो अल्लाह के बारे में कुछ कह रहे हैं, अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो जो है वो जीसस के बारे में कुछ कह रहा है, अगर कोई हिंदू है तो वो भगवान के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो उनको लग रहा होता है कि उनसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, उनके माइंड में इस तरह के ख्याल आ रहे होते हैं। तो उससे बचने के लिए फिर वो कोई ना कोई जो है वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं। इस्लामिक रिचुअल हो गया, रिलीजियस रिचुअल हो गया, अल्लाह का नाम लेना या फिर किसी आयत को पढ़ना या कोई वजीफ़ा करना, कुछ इस तरह की चीज़ करते हैं। और या फिर ऐसा करेंगे जब सिवियरिटी बहुत बढ़ जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि मस्जिद से आगे से ना गुजरें। और कभी कभी तो ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो वो कहेंगे कि हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिस पे अल्लाह का नाम हो, क्योंकि इसको देखते हमें इस तरह के ख्याल आते हैं, खुदा ना खास्ता हम गुनाहगार हो जाते हैं, तो उसी चीज़ में वो लगे रहते हैं। तो इसलिए जो है इसका बर वक्त ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि घर के लिए बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होता है कि वो अब सही से ये चीज़ें कर नहीं पाते, वो तिलावत नहीं कर पाते इनके सामने, कि उनको ख्याल आ रहे होते हैं कि कुरान के बारे में कुछ इस तरह की चीज़ें नाउज़ुबिल्लाह होती हैं उनके माइंड में, तो उसको लेके वो बहुत परेशान होते हैं कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मुझे बताइएगा कि आजकल एक बहुत ही अहम सवाल है हमारे नाजरीन के लिए कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो नफ्सियाती डिसऑर्डर्स है, नफ्सियाती बीमारियां हैं, जिस तरह अभी ओसीडी पे बात हो रही थी, साइकेट्रिस्ट इसमें क्या हेल्प करते हैं और साइकोलॉजिस्ट क्या हेल्प करते हैं? जहाँ ओसीडी की बात है, इवन कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स की हम बात करें तो उसमें ये दोनों का ही रोल होता है, क्योंकि पेशेंट की अच्छी रिकवरी के लिए और देर पा इलाज के लिए ज़रूरी है कि इसमें माहिर नफ्सियात और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो दोनों मिल के काम करें। ये कम्बिनेशन होता है, सिर्फ दवाइयों से या सिर्फ जो है वो काउंसलिंग से जो है वो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ओसीडी की बात करें, इस पर अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि सिवियरिटी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कितना है। अगर तो आपको लगता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, तो उसमें सिर्फ थेरेपी से भी आपको फ़र्क पड़ता है।
लेकिन प्रॉब्लम अगर सीवियर है तो फिर आपने मेडिकेशन से स्टार्ट लेना है, क्योंकि पेशेंट इस हालत में हो कि वो आपकी कही गई बात को अंडरस्टैंड करे, वो थेरेपी को परफॉर्म कर सके। अगर हम बात करें OCD की, तो इसमें जो है वो CBT स्पेसिफिकली इनके लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें एक टेक्निक होती है जिसको हम ERP कहते हैं। अब उससे रिलेटेड आप पेशेंट्स को होमवर्क्स देते हैं, होमवर्क असाइनमेंट देते हैं, उनको कुछ काम करने के लिए दिए जाते हैं, उनके साथ एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन होती है। उसके लिए भी पेशेंट का एटलीस्ट इतना ऐसा होना चाहिए कि वो इस चीज़ को समझ सके और उसको ऐसा ना लगे कि मेरे ऊपर बर्डन है। ये स्टार्ट में तो होता है, लेकिन जब बहुत प्रॉब्लम है तो वो उनको लगता है कि मेडिसिन खाना आसान है, तो आप मेडिकेशन से स्टार्ट ले सकते हैं। मेडिसिन के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल को टेपर ऑफ करते हैं मेडिसिन को, और साथ साथ फिर आप थेरेपी की तरफ उनको रेफ़र कर देते हैं, मतलब माहिर नफ्सियात की तरफ रेफ़र कर देते हैं। फिर वो उनकी काउंसलिंग करते हैं और साथ ही साथ साइकियाट्रिस्ट अपनी मेडिसिन को टेपर ऑफ करके बंद कर देते हैं। तो ये इस तरीके से लेके चला जाता है दोनों चीज़ों को। साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या है? जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, और उन्होंने MBBS के बाद जो है वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। जो हमारे नफ्सियात होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी 5 साल की एजुकेशन होती है, जैसे MSc करते हैं या BS करते हैं, उसके बाद उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, जो MS जिसको हम कहते हैं, उसमें वो जाते हैं PhD करते हैं। तो वो साइकियाट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर होता है, लेकिन माहिर नफ्सियात जो होता है वो उस तरीके से जैसे थेरीज है उस पर फोकस करता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस है कि थेरेपी कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, तो वो इनमें ये मेजर डिफरेंस होता है। इसका मतलब है कि साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशन के ज़रिए और माहिर नफ्सियात काउंसलिंग के ज़रिए नफ्सियाती जो बीमारियां हैं उसका इलाज करते हैं और मरीज़ों की मदद करते हैं। बिल्कुल। और जो साइकोलॉजिस्ट है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है जी। ये भी यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि अगर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, माहिर नफ्सियात है, तो आप उनके प्लीज़ उनसे मेडिसिन मत लें, वो मेडिसिन नहीं दे सकते, उनको अलाउ नहीं है। मेडिसिन जो है वो साइकियाट्रिस्ट ही प्रिस्क्राइब कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा पॉडकास्ट था बहुत ही अहम था, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे नौजवान और लेडीज़ जो कि OCD की बीमारी में मुब्तला है। अगर आपके घर में भी कोई OCD का मरीज़ है और आप कुछ सिम्टम्स जो कि मैम सुमेरा ने बताए कि अगर इनमें से कोई सिम्टम्स है तो जल्द से जल्द आप उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर ला सकते हैं, माहिर नफ्सियात से रुजू कर सकते हैं ताकि बर वक्त उसका इलाज मुमकिन हो सके। नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।